अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अब आते हैं आज के अहम तरीन प्रोग्राम की जानिब। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉल पर 19 जुलाई के रोज़ की जाने वाली हड़ताल के हवाले से सनतकारों और ताजरों के दरमियान इख्तलाफात की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से इस बारे में दिए जाने वाले बयान के बाद तो जैसे एक हंगामा ही बरपा है। इन हसास तरीन मामलात पर नतीजा खेज गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान टम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी। आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मेरा आपसे पहला सवाल है कि 19 जुलाई के रोज़ कराची चैम्बर की जानिब से की जाने वाली हड़ताल से कराची के आम ताजरों और दुकानदारों को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ासतौर पर तिजारत न्यूज़ का कि जो कराची के या ताजरों के या पाकिस्तान के ताजरों के मसाइल होते हैं, आप हमेशा जो है इन चीज़ों को उजागर करते हैं और हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाते हैं। जो बात आप कर रहे हैं 19 जुलाई की हड़ताल की, देखें हम हड़ताल के ख़िलाफ़ थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको पता है ये शहर कराची जो है वो हड़तालों का एक मस्कन था एक दफ़ा, और ये बड़ी मुश्किल से हमारी जानें छुटी थी। और ये जो बेसिकली इशू था, ये इशू था सनतकारों का। इसमें ताजरों का कोई ऐसा मामला था नहीं। 37A और 37B जो था मामला था। फिर जो है अच्छा एक बात और, कराची चैम्बर ने शहर में बैनर लगाए कि 37A और 37AA। अच्छा 37AA का कानून ही पास नहीं हुआ था कि जो उसके ऊपर बहस की जाती है। अच्छा 37A और 37B को भी आप देखें तो सेक्शन 37 पिछले साल पास हो चुकी है और उसमें ये मौजूद था कि ये किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। अब उसकी फर्दर डेफिनेशन में 37A 37B के ये क्लोज आए थे। तो उस पर जब ये बातचीत हुई उससे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और FPCCI ने हमें फिर रब्ता किया और अप्रोच किया कि ये मामला हल हो गए, जिसमें 37A और 37B को अमेंड किया जा रहा है। 21S जो कि 2 लाख रुपए का मसला था वो उसको 25 लाख पे ले जाया जा रहा है। और ई इन्वाइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल्टी को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारे मामला तो उनके हल हो चुके थे। तो हम जो है इसीलिए हड़ताल के ख़िलाफ़ थे। और फिर इसके बाद जब आपने हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब का इंटरव्यू भी सुना एक नेशनल TV के ऊपर, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई जावेद बिलवानी साहब ने माफ़ी मांगी है और ज़ुबैर मोती वाले ने माफ़ी मांगी है। ज़ुबैर मोती वाले ने बात मान ली कि हाँ हमने ये बात की है, लेकिन जावेद बिलवानी साहब तो अभी तक घुमा रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ या ऐसी कोई बात की है। तो उनका पैरा कुछ भी, खैर जो भी था, इससे मुल्क का नुकसान हुआ, कराची के ताजरों का नुकसान हुआ और एक अच्छा इंप्रेशन फेडरल गवर्नमेंट के सामने नहीं किया, खासतौर पर कराची के ताजरों का। शर्जील साहब, इतलात के मुताबिक 19 जुलाई के रोज़ कराची के तमाम ही सनती जोन्स में कायम फैक्ट्रियों, कारखानों और मिलों में पैदावारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रही थी। तो क्या इससे ये तासुर पैदा होता है कि कराची चैम्बर की क़यादत छोटे ताजरों और दुकानदारों को अपने मफादात हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे ताजरों को सोचना चाहिए था, जो छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, कि उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। चैम्बर ने बिल्कुल इनको इस्तेमाल किया। और ज़ुबैर मोती वाला देखें बेसिकली ब्यूरोक्रेट है, आप इसको ब्यूरोक्रेट कह दें, टेक्नोक्रेट कह दें, ये हुकूमत में हमेशा रहे हैं, चाहे वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। कभी CM के एडवाइज़र होकर कोई काम कर रहे होते हैं, कभी PM के एडवाइज़र हो जाते हैं, कभी TDF के चेयरमैन हो जाते हैं और इन्होंने अपने ज़ाती मफाद लिए हैं। जैसे तो इन्होंने आपके कपड़े के ऊपर 0% ड्यूटी करवाई, इंपोर्ट के ऊपर भी। फिर इसके बाद इन्होंने जो है रिबेट्स के अंदर बहुत खेला है। इन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज़ ली हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े वालों को दिलाई हैं, बाकी एक्सपोर्टर्स को कोई इतने ज़्यादा मराहत नहीं दिलवा सके ये। और जहाँ तक चैम्बर का मामला है छोटे ताजरों का, तो आप एक चीज़ देख लें कि पिछले 20 साल से ये इस्तेसाल कर रहे हैं एसोसिएट्स का। कानूनी तौर पे एसोसिएट्स के सीटें लगवानी चाहिए, उनका सदर आना चाहिए हर साल। एक साल इनका सनतकारों का हो, एक साल ताजरों का हो, लेकिन ये इसको जो है सिर्फ मोनोपलाइज करके
चैम्बर को चला रहे हैं और अपने ज़ाती मफाद हासिल कर रहे हैं, और जिसका नुकसान और खमियाजा कौम भुगत रही है। ये तो मैं हैरत कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर कि कानून पे अमल ना करने के बावजूद भी इनको उन्होंने इतनी छूट दी हुई है, जबकि 27 पेज का क्लियर ऑर्डर है डीजीटी ऑफ कॉमर्स का कि पिछला इलेक्शन नल एंड वॉइड किया गया है। लेकिन जवाद पॉल साहब जो हैं उन्होंने इनको बैठने की इजाज़त दी हुई है अपने स्वाबदीदी इख्तियारात पे। तो इंशाल्लाह इसका फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आना है और आपको 2 महीने में इसका फैसला भी आपको नज़र आएगा कि कानून की हुक्मरानी है, कानून भी अपनी जगह है। तो बिल्कुल आपकी तमाम बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। सनतें सारी खुली हुई थी, जिन लोगों ने दुकानें बंद करवाई उन दुकानदारों का नुकसान हुआ, ख़ासतौर पर जो किराए पे हैं उनके एक दिन का किराया और मामला का मसला हुआ। जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो दिहाड़ीदार तबका पैसा होना तो यही चाहिए था कि कम से कम चैम्बर जो है जो दिहाड़ीदार तबके हैं उनको अपने पास से पैसे दे देती सबको। क्या है 8, 10, 15 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं ना गरीबों को, तो कम से कम ये तो दे देती। और जिनकी किराए की दुकान है उनके एक दिन का किराया भी दे सकते हैं, इनके पास क्या मसला है। अगर ये चाहें तो इस तरह का कोई काम करके एकदम कदम उठा सकते हैं। शर्जील साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कराची चैम्बर के हालिया इंतखाबात के हवाले से आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखें, जिस वक्त इलेक्शन हुए उस इलेक्शन से पहले हम जो है डीजीटी ऑफ कॉमर्स के पास मौजूद थे। 4 से 5 शिकायत सस्पेंड हुई जिसमें ज़्यादा फीस ली गई थी उसका। फिर वो हमें सीरियल नंबर नहीं दे रहे थे, वो भी हम उधर से ऑर्डर है। फिर ये कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद कराची हाई कोर्ट में। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में जब ये गए तो हमारी पटिशन जो है सिंध हाई कोर्ट नहीं ले रहा था, लेकिन ये गए कि भाई आप स्टे दे दें हमें डीजीटी ऑफ कॉमर्स के खिलाफ। वो बार बार हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। अब वो कानून जो बन रहा था वो फैसले आ रहे थे, तो जब वो उन्होंने स्टे लेने की बात की तो वो कोर्ट ने मना कर दिया, स्टे नहीं देंगे। तो ये कोर्ट से भागने की कोशिश की, इन्होंने केस वापस लेने की कोशिश की। तो ड्यूल बेंच बैठा था, उन्होंने बोला नहीं अब हम फैसला करें। जब फैसला किया उन्होंने, सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन से पहले लिख कर दे दिया है कि एसोसिएट और कॉर्पोरेट के तहत इलेक्शन होंगे, इसके अलावा इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और इलेक्शन करवाया। हम उस वक्त इलेक्शन में इसलिए मौजूद रहे, हम भागे इसलिए नहीं कि लोगों को ये नहीं लगे कि हम मैदान छोड़ के चले गए या बहाना किया। इसके बाद हम डीजीटी ऑफ कॉमर्स के पास गए, हमने ये पूरा केस उसमें फाइल किया। डीजीटी ऑफ कॉमर्स से ऑर्डर आ गया कि इलेक्शन नल एंड वॉइड। इसके बाद जो सेक्रेटरी कॉमर्स के पास पहुंचे, हम भी फरीक थे सेक्रेटरी कॉमर्स के पास। वहाँ पे सारी जो है वहाँ पे हमारी पेशी हुई और वहाँ पे सेक्रेटरी कॉमर्स ने स्वाबदीदी इख्तियारात करते जो इस्तेमाल करते हुए जो डीजीटी ऑफ कॉमर्स का ऑर्डर है उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो ये दोबारा बैठ गए। अब हम उसके अगेंस्ट, सेक्रेटरी कॉमर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अब हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जुलाई और अगस्त की जो छुट्टियां चल रही हैं इसकी वजह से केस रुका हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये अगस्त सितंबर में हमारी तारीख पड़ेगी और अक्टूबर नवंबर तक ये फैसला आ जाएगा। इसके बाद अगर वो चाहना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। इनका काम ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम अपना टेन्योर किसी तरीके निकाल के अगले टेन्योर में एसोसिएट और कॉर्पोरेट के तहत इलेक्शन करें। लेकिन हमारा कहना ये है कि पिछले 20 साल के इलेक्शन जो है वो सारे नल एंड वॉइड हों और जो है ये पूरा डीजीटी ऑफ कॉमर्स के अंडर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला जाए, स्क्रूटनी हो, इनका ऑडिट हो, अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट हो और इसके बाद इलेक्शन हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जो घपले और जो गबन में वो भी सामने आ जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि अदालती फैसला आपके हक में ही आएगा? और क्या गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द की जाने वाली अरबों रुपए की खतीर रकम का सुराग लगाया जा सकेगा या नहीं? पिछले इलेक्शन में 2 सीटों की पहले ऑफर थी, फिर 3 सीटों की ऑफर दी मेरे को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। मेरे को अपनी सीटें तो चाहिए नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ इस शहर का मुस्तकबिल संवर जाए। इस शहर के साथ जो ज़्यादती हो रही है जिसमें हमारा चैम्बर भी मुलविस है वो ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाए। आप देखें पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स हैं, आपके कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको कराची चैम्बर किसी हालत में भी डिस्ट्रिक्ट चैम्बर बनने नहीं दे रही और बाकायदा डीजीटी ऑफ कॉमर्स इनसे सवाल पूछता है, ये जवाब नहीं देता। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के मामले में भी डीजीटी ऑफ कॉमर्स के साथ मौजूद है और हम इंशाल्लाह सितंबर में उसमें भी हम कोर्ट में जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मलिर को कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। ये 4 इस वक्त हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट अप्लाई हो चुकी हैं और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर भी हम जा रहे हैं, ये मामले को हम सही करें। दूसरी बात ये है कि देखें, जब तक इस शहर के हुकूक
नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये मामला सही नहीं होंगे। और कराची चैम्बर हमारा सबका इस्तेहसाल कर रहा है, तो कराची चैम्बर का डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स हो जाएँ, फिर एसोसिएट और कॉर्पोरेट की शिक हो जाए, तो इंशाअल्लाह आपके कराची के ताजिरों को भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, और उसके साथ आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा और आपकी इकनॉमी भी ज़्यादा बेहतर होगी। आपके मुताबिक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तवील अरसे से ताजरों और दुकानदारों का माशी इस्तेहसाल कर रहा है, तो इसके खिलाफ पहले आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की गई और आप ही ने ये जिम्मेदारी क्यों ली है? यहाँ पे मसला ये है कि आप जब इस किस्म की लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, आपके घरों तक लड़ाई पहुँच जाती है। अब हमारे घरों में भी देखें कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, कुछ और मामला है, कारोबारी मामला है, कारोबारी जो है आपके बाइकाट शुरू हो जाता है, आपका ख़ानदानी बाइकाट शुरू हो जाता है। हर कोई इसको फेस नहीं कर सकता। मैं इन दोराहे से गुज़र चुका हूँ और मेरा मानना ये है कि किसी तरीके से भी आपके मामला सही हो जाए तो बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इस वक्त मेरे को जो फेस करना पड़ रहा है, मेरा कारोबारी बाइकाट भी हो रहा है, मेरे आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की जाती है कितनी जगहों पे। इन्हीं के जो ताजिर रहनुमा बने हुए, जिन्होंने पिछली दफ़ा रऊफ़ इब्राहिम को मारा भी है, उन्होंने मुझसे भी बदतमीज़ी की, गाली गलौज की है बहुत जगहों पे। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो लोग इसलिए अपनी इज़्ज़त से डर के नहीं आते। अब आप ये समझे मेरे को इज़्ज़त की परवाह नहीं है, तो मुझे परवाह सिर्फ है रब के सामने जवाब देने की और अपनी कब्र की। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ इन चीज़ों को। पहले भी मैंने गैंग वॉर के सामने भी ये चीज़ें फेस की हैं, तो उज़ैर बलोच भी ये कहता था ना, हमारा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारे को तो हम नहीं पूछता है, तुम दूसरे के मामले में क्यों आता है। मैं बस दूसरों के मामले में नहीं था, मैं शहर के मामले में था, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मामले, मेरा भी ज़ाती मफाद है, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं कारोबार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मामला इतने बेहतर हो जाएँ कि हमारे बच्चे आके यहाँ का सही तरीके से कारोबार कर सकें। ये चैम्बर जो है वो किसी की जागीर नहीं है। एक ग्रुप जो है वो अपने घर की दोराजी बना के बैठा हुआ है, अपनी कॉलोनी बना के बैठा हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि एक ग्रुप के हाथ में मोनोपोलाइज कर दी जाती है चीज़ें, इसका नुकसान और खमियाजा आवाम भुगतती है। हम शुगर में क्यों भुगत रहे हैं खमियाजा? चंद लोगों के हाथ में फैक्ट्रियाँ हैं ना, तो आज हम शुगर में ये खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर आज ओपन पॉलिसी कर दे गवर्नमेंट के, हर कोई शुगर की फैक्ट्री लगा सकता है, तो आप देखें शुगर की आपको चीनी 100 रुपये में मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि मोनोपोलाइज है, इससे करोड़ों अरबों रुपये बनाए जाते हैं। इसी तरह कराची चैम्बर मोनोपोलाइज है, इससे चंद लोग करोड़ों अरबों रुपये बना रहे हैं। ठीक है, इत्तलात के मुताबिक हड़ताल के बाद कराची चैम्बर में होने वाले इजलास के दौरान कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ़ इब्राहिम को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब मारूफ ताजिर रहनुमाओं के साथ ही इस तरह का सलूक किया जाएगा, तो क्या ताजरों और कराची चैम्बर की क़यादत के दरमियान बाकायदा महाज़ाराई शुरू नहीं हो जाएगी? तो चैम्बर तो ये हमेशा से करता रहा, ये तो आपके सामने एक केस आया है, ऐसे तो ये बहुत कुछ होता रहा है। हमने 2-2 साल तक हमारे सिक्योरिटी के प्रिऑर्डर वहाँ पड़े रहे हैं और हमें इलेक्शन नहीं लड़ने देते थे। ये तो अब आपका मीडिया इतना ओपन हो गया है, तो और उनको पता है कि आप देखें जिस दिन हमें सीरियल नंबर अलॉट होने थे नहीं दे रहे थे, तो मीडिया की तरफ से तो हमने वहाँ एहतजाज किया और मीडिया ने पूरे हाइप बनी, तो उसके बाद हमें सीरियल नंबर मिल गया। तो ये चैम्बर तो पहले से करता रही था। रऊफ़ इब्राहिम भाई की स्टोरी ऐसे बहुत केस हैं। अगर आप पोलो ग्राउंड भी देखें तो पोलो ग्राउंड में डंडे तो उन्होंने नहीं उठाए थे ताजिरों के ऊपर, और पोलो ग्राउंड वाला सानिया क्यों हुआ था? इससे एक दिन पहले सईद शफीक ने स्ट्राइक की कॉल दी थी, और मेरे को खुद सईद शफीक ने फ़ोन किया उस दिन सुबह। जब ये स्ट्राइक की कॉल दी गई तो अपना सिराज कासम तेली साहब सईद शफीक के चैम्बर में मुझे और अतीक मीर को बुलाया और बोला यार आप स्ट्राइक की हिमायत नहीं कर रहे। हमने बोला भाई आप स्ट्राइक से भाग जाओगे, आप रुकोगे नहीं, हमारी तो इज्जत चौराहे पे नीलाम हो जाएगी, आपकी तो इज्जत है नहीं। तो सिराज भाई ने बोला यार आप कैसी बात कर रहे हो, हम स्ट्राइक करेंगे और आपने साथ देना। हमने बोला आप स्ट्राइक करोगे, हम आपके साथ हैं। और आप देखें उस दिन पूरा दिन मीडिया को बाहर बिठा के रखा और आखिर में बोलते हैं पोलो ग्राउंड में जो है एक कोने में जाके एहतजाज करेंगे। ये हमारे ताजिर शहीद हो रहे थे, हमारी दुकानें तो हम लुट रहे थे, तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, दुकानें हमारी जला दी जाती थी, फैक्ट्री जला दी गई बल्दिया में। तो ये कहाँ थे? आज आपको जो है जब आपके ऊपर FBI के डंडा आया तो आपने पूरे मुल्क की स्ट्राइक करवा दी। जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे तब इन्होंने क्यों स्ट्राइक नहीं करवाई? तब इनको याद नहीं था कि हम भी कोई इंसान है? फोटो सेशन के लिए मोबाइलों पे लटक के चले गए दिखाने के लिए कि हम जी ये कर रहे हैं। हमने कैमरे लगाए, इसकी ओपनिंग पे तो आए नहीं है। तो भाई बहुत से मामला हैं, ये ज़ाती मफाद में काम करते हैं। ये कभी भी इस शहर के खैरख्वाह नहीं है। ये जो टोला बैठा हुआ है ये मुल्क दुश्मन भी है और मैशत दुश्मन भी है। ये तो जो लोग इनके साथ जे के नारे लगाते हैं ना,
उनको भी सोचना चाहिए कि वो अपने साथ और अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा शर्जील साहब, ये बताइए कि कराची चैम्बर ने अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लिए या 19 जुलाई की हड़ताल बेफायदा रही? नहीं, देखें, 37 A और 37B में अमेंडमेंट हो गई है। 21S 2 लाख का था, मतलब 25 लाख रुपये हो चुका है, और ई इन्वाइसिंग भी इनकी ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लिए। अभी वो आपके मिनिस्टर साहब बाहर हैं, जिस दिन आएंगे इससे 1-2 दिन में नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और ये अमेंडमेंट हो चुकी है। अच्छा, इनमें भी टेक्निकल गेम था। बेसिकली ये कानून पास हो चुका था, अगर इस कानून को वापस लेते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए था। अब ये वापस लेने की तरफ नहीं जा रहे, इसमें अमेंडमेंट पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जो है सिंपल कैबिनेट जो है वो उसको पास कर देगी, और हो चुका है पास, और किसी भी वक्त ये जो है अमेंडमेंट आ जाएगी। अच्छा, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान माशी सरगर्मियों के हवाले से आप काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। क्या हुकूमती सतह पर आपको कोई ओहदा दिया गया है? देखिए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी है, ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन, ये डीजीटी ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है। तो उसके तहत जो है कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं या कोई चीज़ें होती हैं तो हम गवर्नमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, और TDF के लेवल पे भी हम राब्ते में हैं, हम जो है कॉमर्स के लेवल पे भी राब्ते में हैं। और लेकिन मेरे पास कोई ना हुकूमती जिम्मेदारी है, ना हुकूमत की तरफ से कोई मेरे साथ कोई एफिलेशन है। ये जो है, जो मेरी अपनी एसोसिएशन की जो जिम्मेदारी है वो मैं निभा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में अभी मेरा नाम दोबारा लिया गया, कोई डेलीगेशन चाइना जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, तो उसमें भी मेरा नाम लिया गया है। तो ये इदारों से हमें आती हैं लिस्टें। पिछली दफ़ा TDF ने अप्रोच किया था, इस दफ़ा जो है दूसरी मिनिस्ट्री ने हमें अप्रोच किया है, तो उसमें हम जाते हैं। और जो बेलारूस से हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो हमारा यहाँ से जो एक्सपोर्ट होना है और वहाँ से जो कंटेनर वापस आने हैं, तो उसके लिए हमने हुकूमत के साथ, खासतौर पर जाम कमाल साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें आगे फ्रंट पे लेकर आए। तो वहाँ से जो कंटेनर्स आएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि टिम्बर वहाँ से आ जाए, ताकि हम अपने जंगलात को बचा पाएँ। यहाँ पे जो आपको सैलाब का जो ग्लेशियर आपके बेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपके जंगलात बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। उसको रोकने के लिए कुछ काम करना है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस के साथ मिलके इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। जब मौजूदा हुकूमत ने बेलारूस के साथ अफरादी कुव्वत की फराहमी का एक बड़ा मुआहदा किया है, इसके पाकिस्तानी मईशत और हुनरमंद तबके पर क्या असरात मुरतब हों? देखिए, सबकी अपनी सोच है। मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता हूँ कि आप अपनी अफरादी कुव्वत कहीं भेजें। चाइना ने अपनी अफरादी कुव्वत अपने मुल्क में रह के, अपनी जो इंडस्ट्रियाँ लगा के अपने इस्तेमाल की और अपना ब्रेन को ड्रेन होने से बचाया। हमारा ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है, हमारा स्किल भी ड्रेन हो रही है, और हमारा जो है इस वक्त पैसा भी ड्रेन हो रहा है। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए होना ये चाहिए था कि हम वहाँ से टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है, मशीनरी में। हम वहाँ से मशीनरी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे लाएँ। हुकूमत जो है यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में सनती जोन कायम करे, बैंक्स को पाबंद करे कि यहाँ उनको जो है फाइनेंस दो, खासतौर पे छोटे सनतकारों, छोटे जो है ताजरों को बिलासूदी कर दे दें, और इंडस्ट्रीज़ का एक जाल बिछा दें। इससे हमारी इंडस्ट्री मैशियत भी समझ जाएगी, हमारी अफरादी कुव्वत काम में आ जाएगी, और बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, और मुल्क जो है खुशहाली की तरफ जाएगा। आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ौज में मैंडेट है, आज फ़ौज ने आपको डिलीवर किया। आज हम जो है कितने खुश हैं, हमारी फ़ौज ने जो चंद घंटों के अंदर हमारे दुश्मन को जो है ना उसकी औकात बता दी। हमें तो बड़ा बोले, लेकिन मैं खुशी में ये बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने औकात बता दी। अगर इसी तरीके से मेरिट पे कारोबारी तबके को भी अगर ये मराहत दी जाए और फैसिलिटेट किया जाए ना, और हुकूमती लोग सतह पे कुछ बेहतर लोग आ जाएँ, तो मुल्क बहुत जल्दी जो है हमारा परवास कर जाएगा और मुल्क बेहतरीन की तरफ जाएगा, और ख़ास तौर पे रोज़गार के मामला। शर्जील साहब, शहर कराची को एक सोची समझी साजिश के तहत तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इस मज़मूम मकसद के पस पर्दा अनासिर कौन है और इनका क्या मकसद है? देखिए, दुश्मन मुल्क ने 12 दफ़ा एक बात बोली है। हमने भी कुछ चंद जगहों पर बैठे हैं तो उधर ये बात आई है कि कश्मीर वाले मैटर में हम आपके कराची को डिस्टर्ब रखेंगे, और वो कराची को डिस्टर्ब रखता है। और उसमें कराची में जो लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं, मेरे नज़दीक वो गज़ार वतन है और हमारे दुश्मन मुल्कों के और एजेंसियों के आलाकार हैं। अच्छा, दुश्मन देखे ना, जब जंग चल रही थी तो उन्होंने कराची की सड़कें दिखाई, खासतौर पे आपका मौसमियात का जो इलाका है उधर के, भैया हमने तबाह कर दिया। तो अब दुश्मन को ये अपने बम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो हमारे इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं दुश्मन मुल्क के और दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के, उन्होंने ये जगह प्रोवाइड कर दी कि वो बता सके दुनिया को कि इन्होंने बम मार के जगह तबाह की है। तो ये वो लोग हैं जो दुश्मन मुल्क के एजेंसियों के अलाकार हैं, जो कराची की मईशत, सनत और कराची के अमन व अमान और कराची की सड़कें, कराची का रोज़गार, कराची का पानी, कराची का सेवरेज, जिन चीज़ों को सब तबाह करने के जिम्मेदार हैं। ये हमारे, आपको बिल्कुल ये बात मैं
सही तरीके से कहता हूँ, ये बात बरहक है कि ये दुश्मन मुल्क के आलाकार और दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के आलाकार बैठे हैं जो हमारी कराची को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, टिम्बर मार्केट में पुलिस एहलकारों की तैनाती से ऐसा लग रहा है कि भत्ता माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो पिछले 20 साल से धमकियाँ हैं, 4-5 दफ़ा मुझ पर हमले हो चुके हैं, अभी भी मुझे धमकियाँ मिली हुई हैं। मैंने इदारों को बता दिया है और ख़ास तौर पे वसीला लाखों ग्रुप की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ हैं। तो खैर कोई नहीं, जो रात कबर की है वो बारात बाहर नहीं है। और जो सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है तो थोड़ी सी भत्ते की पर्चियाँ इस वक्त चालू हुई हैं जो कि शहर में। तो ये जो है प्रिकॉशन जो है सारी चीज़ पे वक्त से पहले एक सिक्योरिटी लगा दी गई कि इस तरह के अनासिर इस मार्केट में या कहीं और आ जा नहीं सका। और ये बॉर्डर एरिया है, आपको पता है लियारी का, तो ये क्रॉस करके ही आगे जाते हैं। तो यहाँ पे रोकने के लिए अगर ये थोड़ी सी हिकमत अमली अगर हमारे एसएसपी साहब ने बनाई है तो ये बेहतर है हमारे लिए। शजील साहब, नवाज लीग की हुकूमत तब्दील हो जाने की सूरत में बेलारूस से होने वाला मुआहदा बरकरार रहेगा या इसे ख़त्म कर दिया जाएगा? तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी चेंज नहीं होगी, जो हुकूमत ने भी सोच समझ के इकदाम उठाया है। और एक दफ़ा बिजनेस शुरू हो गया तो फिर पॉलिसी चेंज होने में हम भी रुकावट बनते हैं। फिर हम खुद हुकूमत को, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, फिर वो हमारे प्रेशर में इसलिए होती है कि हम जब एक बिज़नेस कर रहे होते हैं तो फिर हमारी भी सुनी जाती है। और फिर हमें बस भी ऐसे टूल्स हैं कि हम भी वो इस्तेमाल करके फिर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं तो वो हमारी बात सुने। क्योंकि एक पॉलिसी जो आई है उसको चेंज ना करें। और बेलारूस से अगर हमारे तिजारती काम शुरू हो गया तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। ख़ासतौर पर रशियन फेडरेशन के जितने भी ममालिक हैं या यूरोप के ममालिक हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं हम कहीं और से माल मंगवाएं। शजील साहब, तिजारत न्यूज़ के नाज़रीन को ये बताएं कि क्या नवाज लीग की हुकूमत माशी व तिजारती मसाइल पर काबू पाने की सलाहियत रखती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या इससे पहले वाले वज़रा हों, ये तमाम के तमाम नाकाम हो चुके हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आप कामयाब होते तो आज आपके ऊपर कर्जों का इतना बड़ा बोझ नहीं होता, महंगाई के ऊपर जाने का रेशियो नहीं होता, बेरोजगारी की तरफ बढ़ती है। अब मसला ये, इनको पॉलिसीज़ अपनी सही करनी पड़ेंगी। और पॉलिसी सही करने के लिए आपको बैंकर्स को आप लेकर आते हैं वज़ीर ख़जाना, उनको हटाना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनको आपको आगे लाना पड़ेगा इन चीज़ों में, कॉमर्स में और फाइनेंस में, तब जाके आप आगे तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कभी देखिए, आप बोले डॉक्टर को कि वो जो है बैंक के आगे चला ले, तो नहीं हो सकता ना। और बैंकर को आप बोलेंगे मईशत चला ले, ये भी नहीं हो सकता। तो मईशत चलाने के लिए माशी जो है एक्सपर्ट, उसमें भी मैं ये ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। जब आपकी मईशत चलेगी और माशी पॉलिसी जब आपकी सही बनेगी, जब ये लोग मौजूद हैं। आप ये ज़रूर बोलें कि हमें 25,000 अरब रुपये की ज़रूरत है, हम 30,000 अरब रुपये हम रेवेन्यू जनरेट करें, तो वो जनरेट हम कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला है आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी का। पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी और पॉलिसी आपके जो है सनतकार और ताजिर जिस दिन बनाएंगे उस दिन आपका जो है माशी मामला हल हो जाएगा। आपने अभी कहा कि सनतकार और ताजिर मिलकर कारोबारी और तिजारती पॉलिसियां तश्कील दें, ताहम सनतकार और ताजिर तो आपस में मुत्तहिद ही नहीं हैं। इस संगीन सूरत हाल में मुश्तरका पॉलिसी की तश्कील या निफाज कैसे मुमकिन होगा? ताजिर कोई एक पेज पे हो या ना हो, बिजनेस से रिलेटेड ही आपकी पॉलिसी बनेगी ना कि आपने बिजनेस बढ़ाना है, तो वो चाहे कोई भी हो वो बन सकता है। देखिए, सनतकारों को सनत का पता है कि क्या मामला आते हैं। इस तरीके से ताजिरों को जो परेशानी है वो तजारत का पता है, इनकी कहाँ परेशानी है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए। जब ये खुद वहाँ मौजूद होंगे हुकूमत में तो फिर ये मामला और बेहतर हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। तो इसलिए जो है देखें, अब अगर आप बैंकर को बोलेंगे कि यार आप पैसे लिया, तो वो तो सूद पे जाके बैंकों से लोन लेके आ जाएगा। ताजिर को आप बोलेंगे तो बोलेगा यार मैं नुकसान कवर करना है, तो मैं जो है कहीं से कैपिटल लाऊं ताकि कारोबार मेरा आसानी से हो सके। तो मुल्क को चलाने के लिए भी जो पैसा चाहिए वो आपकी अपनी अर्निंग होगी और उसको आप खर्च करेंगे तो आसानी से आप उसको जो है जनरेट कर सकते हैं। पैसा जनरेट करना इतना आसान नहीं है। जो लोग सनतों में अपना पैसा जनरेट कर रहे होते हैं तो वो मुल्क के लिए भी पैसा जनरेट करना उनके लिए आसान है अगर उनको इख्तियारात दिए जाए। इतलात के मुताबिक FBR मुकर्रर करदा टैक्स आदाब हासिल करने में नाकाम है, जिसके बाइस सैकड़ों अरब रुपए का टैक्स शार्टफॉल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? देखें, FBR कहीं भी नाकाम नहीं है। पिछली दफ़ा भी जो उनका टारगेट था उससे 400-500 अरब रुपए ज़्यादा ही कलेक्शन हुआ है। ठीक है, इनके अहदाफ जो होते हैं पूरे होते हैं, लेकिन अब उसके अहदाफ का तरीका गलत है। जो हमारा एतराज़ है वो ये कि जो टैक्स भर रहा है उसी के ऊपर आप वोट डालते जा रहे हो और फिर आप अकाउंटों से पैसा उठा के लेके जाते हो। 700, 800, 1000 अरब रुपए तो सिर्फ आपने अकाउंटों से उठाया हुआ है।
जिसके अपील में लोग गए हुए हैं और उसका क्या फैसला होता है वो बाद में पता चलेगा। तो ये मामला असल ये नहीं है, असल मामला ये है कि आपने टैक्स नेट बनाना है, उसमें FBR नाकाम है, उसमें हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकाम हैं। सिर्फ जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो सही कारोबार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये बोझ आता जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची के ताजिरों पे। पंजाब के ताजिरों पे बोझ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे इनके पर जलते हैं अंदर घुसते हुए, वो तो कूटते हैं, वो मारते हैं। अगर इसी तरीके पेशावर में भी, अगर KP में भी चले जाएँ तो इनकी टांगें काँपती हैं, बल्कि काँपें टांगती हैं इनकी, और यही बलूचिस्तान का हाल है। कराची की गर्दन पतली है, यहाँ पे कोई किसी का लावारिस है, किसी का वाली वारिस तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे वो जितना खींच सकते हैं वो लोगों को जो शिकंजा कस के पैसे खींच के ले जाते हैं, अहदाफ भी अपने पूरे कर लेते हैं, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रुक। अच्छा, अब ये बताइए कि जुल्फ़िकार जूनियर सियासत में सरगर्म हो चुके हैं, क्या वो मुल्क और कौम की तरक्की में कोई किरदार अदा करेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा भाई। देखिए, बात ये, ना भुट्टो ने भला किया, ना भुट्टो की बाकियात भला करेगी। भला करेगा तो दीन इस्लाम करेगा, और दीन इस्लाम के ऊपर जो चलेंगे उसी से फ़ायदा होगा। बाकी सब बेकार की बात है। जुल्फ़िकार जूनियर आ जाए, बिलावल आ जाए, मरियम नवाज आ जाए, ये मोरू सी सियासत। देखिए, सीधी सी बात है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जो शहादत का मनसब पाया है ना अहले बैत ने, ये बड़ी दर्दनाक तारीख है, ठीक है। इन्होंने यजीद की वाक़यात में पूरे मुल्क दुनिया में कब्ज़ा किया हुआ है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम इंशाअल्लाह सरपुर और फतेहयाब होगा, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दीन इस्लाम की हुकूमत कहीं ना कहीं जिस वक्त आएगी तो इंशाअल्लाह बाकी मामला भी बेहतर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे अहले बैत का जब इसके ऊपर दुआ होगी, और अहले बैत की, मैं तो ये कहूँगा कि इस्लाम की हुकूमत अहले बैत के ज़रिए जब आएगी तब ये मामला बेहतर होंगे। प्रोग्राम के आखिर में यौम आज़ादी के तनाजुर में आप पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? जश्न हक कम मना रहे हैं, जश्न फ़तह मना रहे हैं साल 14 अगस्त को, तो मेरी तमाम बहनों भाइयों बच्चों से तो गुजारिश है कि डिसिप्लिन के साथ हम अपना ये फ़तह का जश्न मनाएं। इस चीज़ का ख्याल करें कि हमारे पड़ोसी बुज़ुर्ग बच्चियां हमारी वो डिस्टर्ब ना हों। ख़ास तौर पे CVU के तरफ जो माहौल होता है, हमारी बच्चियां फैमिली के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है, माहौल हो जाता है। जो लोग वहाँ पे जश्न मनाते हैं वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, बाशिंदे हैं, तो खुदारा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि आपकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ अगर रोड पे निकलती हैं तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका इज़्ज़त करें, तकरीम करें, जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन हुलड़बाजी नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है शर्जील साहब, मैं आपका निहायत ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इन अहम तरीन मामलात पर तिजारत न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, ये थे शर्जील गोपलानी, जिनसे होने वाली गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।